नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आज बात होगी प्रेमचंद के उपन्यास शतरंज के खिलाड़ी पर। जी, आप ये ना सोचिएगा कि हम उपन्यास आपको सुनाने जा रहे हैं। धीरे धीरे देखते चले जाइएगा कि हिंदुस्तान की तासीर सियासी तौर पर किस दिशा में जा रही है, गांव की तस्वीर किस दिशा में जा रही है, और खुद प्रेमचंद के गांव भी आज आपको लिए चलेंगे, क्योंकि आज प्रेमचंद की जयंती भी है। शुरुआत खिलाड़ी से ही। 2019 में नरेंद्र मोदी को वापस दिल्ली की धरती पर काबिज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपका उसमें कोई दूसरा नहीं काबिज हो सकता, सब बता मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं। बहुत तेजी से और बहुत जल्दी यह स्थिति आ जाएगी, किसने सोचा होगा। लेकिन बहरहाल छोड़िए इसे। शतरंज के खिलाड़ी शब्द इसलिए क्योंकि आज जिक्र प्रेमचंद का हो रहा है। प्रेमचंद से हम शुरुआत कर रहे हैं, जिनकी आज जयंती है। तो पीछे जब तक लिख कर आए, उससे पहले आपको लिए चलते हैं लम्ही। आइए लम्ही चलते हैं, जहां प्रेमचंद का जन्म हुआ। यह तस्वीर लम्ही गांव की है। तस्वीर क्या, जीवंत गांव लम्ही, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का गांव लम्ही। तो प्रेमचंद ने कफन, गोदान से लेकर नमक का दरोगा और जिस ईदगाह के जरिए गांव में सिमटे हिंदुस्तान के भीतर की तस्वीर को अपनी कहानी उपन्यास के जरिए देश दुनिया तक पहुंचाया। वक्त की त्रासदी तले प्रेमचंद की 137वीं जयंती के बरस भी उन्हीं हालातों को लम्ही जी रहा है। यूं प्रेमचंद ने तो लम्ही में देखे सुने अपने तमाम अनुभवों को शब्दों में ढालकर कहानियों का ऐसा संसार रचा, जिसे सुनते हुए आम आदमी का दर्द, उसकी जिंदगी तस्वीरों की मानिंद रेंगनी शुरू कर देती है, और आज भी करती है। तभी तो 137वीं जयंती के दिन आज फिर इसी लम्ही में कई कार्यक्रम हुए। आज जो है साहित्यकारों का सम्मान किया गया है, जो खासतौर से वाराणसी के और सभी साहित्यकार हैं, और इससे एक प्रेरणा मिलेगा आगे आने वाले जो हमारे युवक हैं। यूं प्रेमचंद के गांव के गेट पर ही उनकी मूर्ति हीरा मोती की मूर्तियों के साथ ही स्थापित है। जी, हीरा मोती यानी दो बैलों की कथा, जिसने ग्रामीण जीवन के दर्द, उसकी हकीकत को ही मत दिया। और इसीलिए तो प्रेमचंद अपनी कहानियों के चरित्रों के साथ जिंदा है। सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि लम्ही के भीतर पग पग पर घूमते हुए आपको वो तमाम तस्वीरें नजर आएंगी जो करीब 100 बरस पहले लिखी गई। यह भी किसने सोचा होगा, उस वक्त से अब के हालात बदले क्यों नहीं। हमारे संवाददाता आज शाम टहलते टहलते जब लम्ही पहुंचे तो गांव के दरवाजे पर ही अंधेरा पसरा था। इस अंधेरे ने इसलिए चौंकाया क्योंकि लम्ही संयोग से प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र का गांव है। बनारस से महज 3.5 मील की दूरी पर है। यूं लम्ही अब गांव नहीं रहा, कस्बा हो चला है। प्रेमचंद के लम्ही में ना तो अब गाय दिखती है, न गोबर। खेतों की प्लाटिंग हो रही है। लम्ही गांव का खोल उतर रहा है, लेकिन विकास के मुहाने पर विकास का इंतजार लम्ही को तो आज भी है। क्योंकि जिस गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ, जो गांव प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है, क्या आप यकीन करेंगे, उस गांव में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। यानी देश दुनिया से कहानियों के जादूगर प्रेमचंद के स्मारक पर आने वाले लोगों को खुले में शौच के लिए जाना ही पड़ता है। लम्ही को खुले में शौच मुक्त बनाने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन सिर्फ ऐलान हुआ है। ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि गांव के सब घरों में शौचालय है ही नहीं। और जिस स्मारक को देखने लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, उसका सच तो यह है कि 2005 में मुलायम सिंह ने उसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की बात की थी। उसके बाद मुलायम की सत्ता गई भी और फिर सत्ता मिली भी। बेटा अखिलेश सीएम भी बना, लेकिन 12 बरस गुजर गए, आज तक हो नहीं पाया जो मुलायम ने सोचा, जिसका ऐलान किया। अलबत्ता हर बरस प्रेमचंद की जयंती पर रस्म अदायगी का खेल जरूर होता है। यूं प्रेमचंद की कई कहानियों में गांव के हालात बद से बदतर नजर आते हैं, तो फिलहाल लम्ही में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद आईसीयू में है। गांव के घरों में सरकारी स्तर पर पानी सप्लाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक वक्त था जब प्रेमचंद यहां से बनारस पैदल ही ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे, तब लम्ही गांव था। लेकिन अब
बसता हुआ शहर सांस लेता है, फिर भी कई नंगे पांव बनारस की दिशा में बढ़ते हैं। और बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे इस गांव के भीतर सवाल तो यही है, आखिर मुंशी प्रेमचंद के जन्म स्थान की सुध लेगा कौन? और उन्होंने जो लिख दिया, क्या उससे इतर लम्ही बदलेगा कभी? रोशन जायसवाल, लम्ही, आज तक। यकीनन ये कल्पना के परे है। 1980 में जब 100 बरस हुए थे प्रेमचंद की जयंती को, उस वक्त 30 पैसे का स्टैंप जारी किया गया था और लम्ही की तरफ तब भी ध्यान गया था। उसे भी लगभग 37 बरस बीत चुके हैं। कौन देगा? लेकिन इस देश में सिर्फ लम्ही के अंधेरे को मत देखिए। प्रेमचंद ने तो लम्ही की उंगलियां पकड़कर देश को बताया गांव की स्थिति। लेकिन प्रेमचंद को जानने के लिए लम्ही जाना पड़े, यह किसने सोचा होगा? लम्ही में तो फिर भी हमारे संवाददाता पहुंच गए, लेकिन हम आपको अब लिए चल रहे हैं ललार गांव। इस गांव तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। रिपोर्ट देखिए। शांत नदी पर धीमी गति से बहती नाव। आपको लग सकता है ये लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हों, लेकिन नहीं, ये नौका विहार नहीं, ये इनका दर्द है, मजबूरी भी है। क्योंकि ललार गांव के लोगों को जिला मुख्यालय पन्ना पहुंचना हो तो जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी करनी ही पड़ती है। क्योंकि ललार से महज 25 किलोमीटर दूर पन्ना तक पहुंचने के लिए कोई सड़क है ही नहीं। सड़क नहीं है तो वाहन क्या खाक चलेंगे? नतीजतन नाव से आवागमन होता है। और हद ये देखिए, गांव वालों के पास सिर्फ एक नाव, कोई इधर से उधर ले जाता है, कोई इधर से उधर ले आता है, और ये सरकारी नाव नहीं है। ग्रामीणवासी जितने भी किसान हैं, इस गांव से उस पार जाने में जो बीच में नदी पड़ती है, सबसे बड़ी समस्या वो है हमारे गांव में। ना तो वहां पे कोई पुल की सुविधा है, और जो नाव भी दी गई है तो उसमें ये पता नहीं कि कब कहाँ कैसी समस्या आ जाए कि इस पार के आदमी उस पार जा पाए या ना जा पाए। हमारे यहाँ तो सभी कुछ की समस्या है। जो कुछ है यहाँ तो हम ही है, बीमार है तो हम है, डॉक्टर है तो हम है, रास्ता जो कुछ भी है तो हम है, बाकी यहाँ कुछ नहीं है। ना अस्पताल है, ना रोड है, न कोई रास्ता है, न कोई नेता मंत्री है, यहाँ कुछ नहीं। तो जानवरों की जिंदगी तो जी रहे। तो आजादी के 70 बरस बाद ललार का जो हाल है वो दरअसल उन राजनेताओं के लिए केस स्टडी हो सकता है जो विकास का ककहरा पढ़ते हुए दावों की झड़ी लगाते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं और जीने के अधिकार का जिक्र करते हैं। सच कहा जाए तो गांव का हाल प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए। जिनकी बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वो अभी कोई 1-2 बार नहीं बल्कि बीते 14 बरस से। क्योंकि गांव के लोग नाव की सवारी कर जिला मुख्यालय जाते हैं, दर्द इतना भर नहीं, गांव में आज तक बिजली भी नहीं पहुंची। यानी सड़क है नहीं, बिजली है नहीं, टीवी है नहीं, अस्पताल है नहीं, इंटरनेट चलता नहीं, और लोगों को समझ में नहीं आता कि वो हैं तो क्यों हैं। क्योंकि इसी विधानसभा से शिवराज मंत्रिमंडल के थिंक टैंक और कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह महदले आती हैं। वो इस विधानसभा से 3 बार जीती है, 2 बार मंत्री बनी है, लेकिन कभी नहीं सोचा कोई सड़क बननी चाहिए, जिंदगी जीने के अधिकार होने चाहिए। रात दिन परेशान है आदमी यहाँ का, उतनी ढोर है, उतने जानवर है, उतना ही यहाँ पे परेशानी आदमी को, बीमारी में है तो आदमी कहाँ तक क्या करेगा यहाँ का। मैं साथ ही साथ सीओ जनपद को भी निर्देशित करूँगा कि गाँव में बेसिक समस्याएं क्या क्या है, उसके तारतम्य में हमें जांच करके अवगत करें। यूं इस गांव की आबादी महज 2000 है। गांव में ज्यादातर किसान हैं और बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे ललार उसी मध्य प्रदेश का हिस्सा है जहां के सीएम खुद को किसान बताते हैं और जो राज्य किसानों के हित के मामले में खुद को टॉप पर रखता है। यानी हाल अगर मध्य प्रदेश का है तो हो सकता है बाकी राज्यों में भी ललार हो। वहां तक हम नहीं पहुंचे, लेकिन सरकार तो पहुंच सकती है। और शायद बिजली पहुंचे न पहुंचे, पहुंचकर सरकार ये तो बता दे कि पहली किरण वो पहुंचकर खुद ही बन गई। इंतजार कीजिए। दीपक शर्मा, पन्ना, आज तक। तो क्या अंधेरा यकीनन इतना घना है? लम्ही भी देख लिया, ललार के ललाट पर निशान भी आपने देख लिए, लेकिन जिक्र शतरंज के खिलाड़ी का है तो महज देश के भीतर क्यों? अंतर्राष्ट्रीय चौसर बिछा रहा है चीन, और वह भी मौजूदा वक्त में एक खिलाड़ी ही है। जरा देख लीजिए, शी जिनपिंग। इस रूप में आपने देखा नहीं होगा।
चीन की सेना सिर्फ भूटान के डोकलाम पर ही नहीं बल्कि ताइवान, वियतनाम, मंगोलिया, कजाकिस्तान, जापान और भारत के उत्तराखंड तक में सक्रिय है और 18 देशों के साथ चीन के सैनिक टकराव हैं। ऐसे में पहली बार चीन अपने अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन ताकत दिखाने के लिए करे और जब चीन के सियासी प्रमुख सैनिक प्रमुख की वर्दी में नजर आए और ये कहें कि दुनिया में शांति लाने के लिए चीन की जरूरत है, तो समझना जरूरी है कि चीन नई विश्व व्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार बढ़ना चाह रहा है और इस दिशा में चीन के बढ़ते कदम में सेना ही चीन की असल ताकत है। क्योंकि यह तस्वीर यह समझने के लिए काफी है कि चीन में संसद रबर स्टाम्प है। चीन में संसद कोई सवाल नहीं पूछती और चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता भी है और सेना भी। तो राष्ट्रपति का चोगा उतारकर शी जिनपिंग सेना की वर्दी में इसलिए उतरे क्योंकि चीन में सेना भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सदस्य है और 1 अगस्त 1927 यानी 90 बरस पहले सिर्फ 20,000 सैनिकों के जरिए कम्युनिस्ट पार्टी ने नानचांग में जब कब्जा किया था और आज पीएलए की तादाद 23,50,000 हो चुकी है और ये सभी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ही सदस्य हैं। यानी 1927 से लेकर 2017 तक के बीच चीनी सत्ता वर्दी वाली ही रही है और जिस सेना के आश्रय कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे न सिर्फ चीन में माओ की अगुवाई में क्रांति कर चीन में अपनी सत्ता स्थापित की, उसमें माओ के बाद शी जिनपिंग ही दूसरे शख्स हैं जो कोर लीडर हैं। यानी शी जिनपिंग को अगर कोई देश महज राष्ट्रपति के तौर पर देखकर डिप्लोमेसी के अंदाज में परखेगा तो उसे समझना होगा कि शी जिनपिंग की कूटनीति भी सेना के अंदाज में ही होगी क्योंकि चीन में सेना ही सत्ता की कोर है और समूची दुनिया के सामने चीन को लेकर संकट यही है कि अगर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैनिक वर्दी में सेना की परेड की अगुवाई करते हुए ये कहते हैं कि चीनी सेना सिर्फ अपनी सीमा पर नहीं बल्कि सीमा के बाहर भी शक्ति दिखाएगी और दुनिया में अशांति बहुत है और शांति लाने के से लेकर शी जिनपिंग 3 तरफा तरीका भी अपना चुके हैं। पहला, दुनिया के बाजार चीनी माल कब्जा होना चाहिए। दूसरा, वन बेल्ट वन रोड के जरिए समुद्री व्यापार पर कब्जा चीन कर लेगा और तीसरा, चीनी सेना के जरिए विस्तारवादी नीति पर अमल चीन लेकर आएगा। यानी तीनों हालातों को मिलाकर परखें तो कई मोर्चों पर अमेरिका के पीछे हटने के बाद चीन की दुनिया में नई दादागिरी को भी समझना जरूरी है क्योंकि के साथ रास्ता डिप्लोमेसी के जरिए टाला तो जा सकता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता और उसी का असर उत्तराखंड के चमोली से कुछ आगे बाराहाती में 3 दिन पहले ही चीनी फौज की घुसपैठ की खबर ने भी जतला दिया। लेकिन एक सवाल इसके आगे का है, जब बिसात बिछ ही रही है तो ऐसे में समझना यह भी होगा कि डोकलाम में तो चीनी सेना सामने खड़ी है, लड़ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर चीन जिस तरीके से अपने प्रोडक्ट अपने माल के जरिए पैर पसार चुका है उसके लिए क्या हिंदुस्तान खुद को तैयार कर पा रहा है? हम तैयार? आइए जरा तय किया जाए कि चीनी माल की गुलामी से मुक्ति आप पाएगी। ये आंकड़े चीन से आने वाले माल और भारत से चीन जाने वाले प्रोडक्ट के हैं, लेकिन बाकी से आंकड़ों के हालात पर नजर डाल लीजिए तो आप समझ जाएंगे बीते 6-7 बरस में ही भारत से चीन जाने वाले माल में कमी चली गई और चीन के प्रोडक्ट भारत के बाजार में बढ़ते चले गए, छाते चले गए और 2010 से 2017 के बीच 3 गुना अंतर बढ़कर 6 गुना हो चुका है। तो डोकलाम की सीमा का ये नजारा हो या उत्तराखंड के बाराहाती से आती ये खबर कि चीनी सेना ने वहां घुसपैठ की, इसे देखकर देशभक्ति जाग सकती है। सेना के जरिए देश की रगों में राष्ट्रवाद तो भरा जा सकता है, लेकिन जिस तरह चीनी माल की गुलामी भारतीय मानसिकता कर रही है उसका उपाय है क्या? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के आंकड़े कहते हैं भारत के बाजार में कमोवेश हर क्षेत्र में चीनी माल घुस चुका है। मसलन सेलफोन, लैपटॉप, सोलर सेल, कीबोर्ड, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ईयरफोन, घड़ियां, एलसीडी, एलईडी,
राउटर, टीवी रिमोट और सेटअप बॉक्स। इतना ही नहीं, ताले, टीबी, कुष्ठ रोग की दवाएं, एंटीबायोटिक दवाएं, खिलौने, औद्योगिक स्प्रिंग्स, बॉल बियरिंग से लेकर फर्टिलाइजर्स और तो और फर्नीचर, चीनी मांझा, भगवान की मूर्तियां और राखी, जो आने वाले वक्त में पहला त्योहार है, वह भी चीन से ही आ रही है। और चीन का ये माल भारत के माल की तुलना में सस्ता इतना कि बतौर ग्राहक उसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। यानी चीनी प्रोडक्ट की गुलामी, मगर सीमा पर सेना के जरिए देशभक्ति के नारे हैं। थोड़ा दिक्कत है ना, चाइना वाले से वैसे लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं और हम लोग बेचे, ग्राहक बोलता चाइना का नहीं लूँ, वहाँ चले जाते हैं आगे। तो क्यों हम उनका यूज करेंगे? हम अपना थोड़ा महंगा यूज कर लेंगे। उस देश को क्यों कामयाब करें हम? जो हमारे बल पे रोटी खा रहा है तो हम उसके साथ बाईकाट करेंगे ना। तो फिर रास्ता है क्या? क्योंकि भारत चीन के जमीन कब्जे से डर रहा है, लेकिन भारतीय बाजार पर चीन कब्जा किए हुए है तो कोई घबराहट नहीं है। वहीं चीन सीमा पर युद्ध की धमकी के जरिए दुनिया भर में अपना बाजार बनाता है। खनिज संसाधनों की लूट के जरिए चीन अपनी इकोनॉमी को मजबूत करता है। और भारत की मुश्किल यही कि एक बड़ी जनसंख्या चीनी माल को इसलिए अपनाती है क्योंकि इकोनॉमी के क्षेत्र में सीमाएं खत्म हो चुकी है और इसे हमारी आर्थिक नीति ही बतलाती है। तो आम ग्राहक के लिए राष्ट्रवाद का नारा सस्ते चीनी माल के आगे फीका पड़ जाता है। और डोकलाम में चीनी सेना को रोकने के लिए मशक्कत खूब हो रही है, लेकिन इसी दौर में चीनी माल का आयात बढ़ गया। चीनी कंपनियां बेरोक टोक भारत में पैर पसार रही है। आलम यह है कि चीनी अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने पेटीएम के करीब 68 करोड़ डॉलर निवेश किया। तो चीनी ट्रैवल एजेंसी सी ट्रिप ने मेक माई ट्रिप में 18 करोड़ डॉलर का निवेश कर दिया है। और दूसरी तरफ भारतीय कंपनियां सस्ती मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चीन के सामने नतमस्तक हो चली है। और नतीजा इसी का, हैंडलूम इंडस्ट्री डूब गई, सोलर पैनल इंडस्ट्री तक तमाम इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चीन के आगे टिकती ही नहीं। तो खुद को मजबूत किए बिना चीन को परास्त किया कैसे जा सकता है? और सीमा पर सेना से पहले देश के भीतर से चीनी माल को हटाया कैसे जा सकता है? जाहिर है इसका रोड मैप किसी सरकार के पास नहीं। और फिर पेट के लिए सस्ते माल से लेकर कम रुपए में ज्यादा माल जहां से मिले, इस मानसिकता को देश के भीतर खत्म करेगा कौन? और डोकलाम के युद्ध से पहले चीनी माल की गुलामी खत्म होगी कैसे? ये कई सवाल हैं, क्योंकि गरीबी और मुफलिसी में समाये 27 करोड़ बीपीएल परिवार का संकट एक तरफ, दूसरी तरफ 25 करोड़ वाले उस मध्यम तबके का संकट जिसे सस्ता माल चाहिए। और संयोग से अब तो स्टार्टअप में भी चीनी कंपनियां घुस गई। फोर्ब्स की रिपोर्ट कहती है चीनी कंपनियों ने 2000 से मार्च 2016 के बीच भारतीय स्टार्टअप में 1 अरब 35 करोड़ डॉलर से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो सेना सीमा पर लड़े उससे पहले चीनी माल से लड़ना तो सीखना आना ही चाहिए। ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर क्या समाज के भीतर कोई कुलबुलाहट हो सकती है। लेकिन जब जिक्र खिलाड़ियों का हो रहा है तो सियासत की खिलाड़ी हैं या फिर समाज के भीतर के मुश्किल हालात। जो बात शिमला में थी वही बात चंबा में नजर आ रही है। तस्वीरों में देखिए, एक स्कूली छात्रा के रेप के बाद हालात बेकाबू हो चले हैं। सीएम को दौरा तक रद्द करना पड़ा। चंबा के बिंजर मेले के समापन पर जाना था, सीएम को नहीं गए। भीड़ ने कई दुकान फूंक दी, शिक्षकों के साथ मारपीट की गई। हालांकि आरोपी टीचर गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हालात चंबा के ठीक नहीं है। कहा जा रहा है हालात पर काबू पा लिया जाएगा। बहरहाल दस्तक के आखिरी पायदान पे पहुंच गए हम और यहां पर शुरू होता है आज रफ़ी की पुण्यतिथि है। रफ़ी के गाने कई हैं, आप सोचिएगा ये गाना सुनाया जाए वो सुन लिया जाए, लेकिन हमें लगा